हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ए प्लस आई एस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे आई एस मेंस के जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कल से हमने ये स्टार्ट किया है, तो हम अब आई एस मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक लोक प्रशासन। उसका शेष भाग आज चलेगा, तुलनात्मक लोक प्रशासन भाग सेकंड। ठीक है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी करेंगे आज भी। तो हम बिल्कुल यूपीएससी का जो आईएएस मैथ्स का सिलेबस है उसके हिसाब से चल रहे हैं। उसमें आपका कंपैरेटिव लोक प्रशासन एक पार्ट है, उसकी हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे और हर बिंदु को मैं आपको सही तरीके से डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, सही तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक बिल्कुल पूरी ईमानदारी और मेहनत और अच्छी तरह से सुने, फिर आप देखें, फिर अपनी प्रिपरेशन करें। जो भी कैंडिडेट आईएएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली इसका सब्जेक्ट मेंस में एक सब्जेक्ट हमें लेना पड़ता है और एक ऑप्शनल चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्लास होगी, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसका अगला पॉइंट देखिए, आपका अगला पॉइंट क्या है? रिक्स। रिक्स भी लोक प्रशासन में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं। उन्होंने क्या कहा, 1962 में प्रकाशित अपने एक लेख, 1962 में एक लेख प्रकाशित हुआ था, उसका नाम है लोक प्रशासन के तुलनात्मक प्रवृत्तियों में। कहा है कि लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन में 3 प्रवृत्तियां देखी जा सकती है। यानी रिक्स ने जो लोक प्रशासन की तुलनात्मक प्रवृत्तियां हैं, कंपैरेटिव प्रवृत्तियां हैं, उसमें 3 प्रकार की प्रवृत्तियां देखी जा सकती है। स्पेशली 3 प्रकार की प्रवृत्तियों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल विस्तृत और डिस्क्राइब अध्ययन हम करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली आपकी प्रवृत्ति है उसका नाम है आदर्शात्मक से अनुभव संबंधी उन्मुखता। उस प्रवृत्ति का नाम क्या है? आदर्शात्मक से उन्मुख अनुभव संबंधी उन्मुखता। अब देखिए इसमें क्या है, इसको हम आगे अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। आदर्शात्मक अध्ययन, इसमें है आदर्शात्मक अध्ययन। इसमें क्या बताया गया है? आदर्शात्मक अध्ययन से तात्पर्य उन अध्ययनों से है जिनमें सिद्धांतों या नियमों के स्थान पर उन परिस्थितियों को अधिक महत्व दिया जाता है जो वास्तव में हमारे सामने है तथा प्रशासन को अधिक प्रभावित करती है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, आदर्शात्मक अध्ययन से क्या तात्पर्य है? इसमें जो सिद्धांत है, सिद्धांतों या नियमों के स्थान पर दो चीज दी गई है। सिद्धांतों या नियमों के स्थान पर उन परिस्थितियों को अधिक महत्व दिया जाता है जो वास्तव में हमारे सामने है तथा प्रशासन को अधिक प्रभावित करती है। यानी प्रशासन को जो अधिक प्रभावित करती है, जो कंडीशंस प्रशासन को अधिक प्रभावित करती है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की बात, ये क्या होना चाहिए पर अधिक जोर देता है तथा समस्त विश्लेषण इसी पर केंद्रित होता है। ये क्या होना चाहिए, मतलब ये जो बात मैंने बोली की है, इसमें ये क्या होना चाहिए, इसके ऊपर ये ज्यादा केंद्रित है और समझ विश्लेषण इसी के ऊपर केंद्रित है। सारा डिस्क्रिमिनेशन इसी के ऊपर केंद्रित है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट सेकंड। अब देखिए आगे आपको क्या बताया गया है, अनुभव मूलक अध्ययन। देखिए अनुभव मूलक अध्ययन की क्या डेफिनेशन होती है, क्या परिभाषा होती है, इसको हम आगे पढ़ते हैं कि अनुभव मूलक अध्ययन में क्या बताया गया है। अनुभव मूलक अध्ययन का मतलब होता है व्यवहारवादी आंदोलन ने लोक प्रशासन सहित सभी सामाजिक विज्ञानों में वास्तविकता पर बल दिया है। ठीक है, रियलिटी पर बल दिया है जो मानव व्यवहार को महत्वपूर्ण मानता है। इस अनुभव मूलक अध्ययन का क्या हास्य है? इसमें क्या है, लोक प्रशासन से सभी सामाजिक विज्ञानों ने वास्तविकता पर ज्यादा बल दिया है जो मानव व्यवहार को महत्वपूर्ण मानता है। यानी कोई भी बात रियल होनी चाहिए, वास्तविकता के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, कृत्रिम चीजों को नहीं माना है, जो वास्तव में है उन्हीं चीजों को इन्होंने महत्व दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट, ये प्रशासनिक अनुसंधान में अनुभव पर विशेष बल देता है। ये जो उपरोक्त बात है, अनुभव मूलक अध्ययन प्रशासनिक अनुसंधान में, किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक अनुसंधान है, प्रशासनिक रूप से कोई अनुसंधान हो रहा है,
उसमें अध्ययन में प्रशासनिक अनुभव पर विशेष बल देता है, एक्सपीरियंस पर विशेष बल ये देता है, अनुभव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अनुभव संबंधी अध्ययन में प्रशासनिक वास्तविकता को समझने का प्रयास किया जाता है। अनुभव संबंधी कोई भी अध्ययन है उसमें प्रशासनिक वास्तविकता, एक दो वर्ड है, मतलब प्रशासन के जो क्रियाकलाप होते हैं वो वास्तव में होने चाहिए, उसको समझने का प्रयास किया जाता है। तथा ये क्या होना चाहिए, पहले मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए कि सिद्धांत की बजाय क्या है, क्या होना चाहिए अलग बात है, क्या है वास्तव में, उसके ऊपर ये ज्यादा फोकस करता है। और रिक्स का मत है, रिक्स जो एक पॉपुलर विद्वान है उनका कहना है कि सने सने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन अपने पारस्परिक आदर्शात्मक स्वरूप को त्याग कर अनुभव संबंधी विशेषताएं ग्रहण कर रहे हैं। रिक्स ने फाइनल कंक्लूजन ये दिया है कि रिक्स क्या कह रहे हैं, ये अनुभव संबंधी विशेषताओं पर अधिक बल दे रहे हैं, अनुभव संबंधी विशेषताओं को ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आपकी अगली बात देखिए, अगली बात क्या है, जो सेकंड प्रवृत्ति है, मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 प्रवृत्तियां बताई थी। फर्स्ट प्रवृत्ति की स्टडी हम कर चुके हैं, सेकंड प्रवृत्ति उसका नाम है रेडियो इडियोग्राफी से नोमोथेटिक अभिगमन की ओर उन्मुखता। ठीक है, देखिए ये जो प्रवृत्ति है इसमें ये 2 वर्ड आए, एक तो सबसे पहला वर्ड है इडियोग्राफी और दूसरा नोमोथेटिक। वी आर नॉट स्टडी इन हिंदी, वी आर स्टडी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट हमें अर्थ आना चाहिए वर्ड्स का। इडियोग्राफी का मतलब है विशिष्टता से, स्पेशल, इसमें कोई स्पेशल स्टडी होती है, विशिष्ट बात को बताया जाता है। और नोमोथेटिक का मतलब होता है नाम मात्र, नाम मात्र की इसमें स्टडी होती है। अभिगमन का मतलब होता है जाने से रिलेटेड है। ठीक है, अभिगम का मतलब गमन करना, जाना। ठीक है, तो इसमें एडियोग्राफिक अध्ययन, विशिष्टता से अध्ययन, इसमें क्या तात्पर्य है एडियोग्राफिक से, कि इस अध्ययन में किसी एक संगठन, एक प्रशासनिक समस्या, एक विशेष ऐतिहासिक घटना, एक संस्था, एक राष्ट्र, एक सांस्कृतिक क्षेत्र या एक विशेष जीवनी का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक स्पेशली एक ही पर्टिकुलर, एक ही कोई भी जीवनी है या कोई भी विशेषता है या कोई भी संगठन है, एक के बारे में ही स्पेशल अध्ययन किया जाता है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, या तो कोई एक संगठन हो सकता है, नंबर फर्स्ट, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या कोई प्रशासनिक समस्या हो सकती है, या कोई विशेष ऐतिहासिक घटना हो सकती है, एक संस्था हो सकती है, एक राष्ट्र हो सकता है, एक सांस्कृतिक क्षेत्र हो सकता है, या एक विशेष जीवनी हो सकती है। ये 6-7 पॉइंट है, इनका स्पेशल अध्ययन किया जाता है। विशेष जीवनी से तात्पर्य कोई भी महापुरुष हो गया, जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, या लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, या सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, उनकी जीवनी का अध्ययन करना, वो इसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वास्तव में ये अध्ययन विशिष्टता एवं संकीर्णता लिए हुए होता है। ये जो अध्ययन है एडियोग्राफी में, ये वास्तव में विशिष्टता और संकीर्णता, इसमें 2 वर्ड आए, विशिष्टता और संकीर्णता लिए हुए होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है नोमोथेटिक अध्ययन। नोमोथेटिक का मतलब होता है नाम मात्र, में पहले आपको बता चुका हूं। तो नोमोथेटिक अध्ययन में क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि इसमें सामान्यीकरणों तथा परिकल्पनाओं के निर्माण का प्रयत्न किया जाता है। सामान्यीकरण, कोई भी बात सामान्य है या कोई भी परिकल्पना है, कोई काल्पनिक बात है, सामान्यीकरण और परिकल्पनाओं के निर्माण का प्रयत्न किया जाता है। कोई भी सामान्य बात है या परिकल्पना है, उसका निर्माण का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, जिसमें व्यवहार की नियमितताओं एवं घटकों के सह संबंधी को प्रतिपादित करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, कोई भी व्यवहार है उसकी नियमितताओं एवं कोई उसका घटक है उसके सह संबंधी को प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक बात आप याद रखें, हम आईएएस मेंस में पब्लिक एडमिशन जो सब्जेक्ट है उसके पेपर फर्स्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वी आर स्टडीइंग पेपर फर्स्ट। 2 पेपर होते हैं आईएएस मेंस में, फर्स्ट और सेकंड, 250 नंबर के, तो अपन पेपर फर्स्ट की स्टडी कर रहे हैं। इसमें आपका अगला पॉइंट है नोमोथेटिक अध्ययन में गठन तुलनात्मक लोक प्रशासन इडियोग्राफिक स्वरूप छोड़कर नोमोथेटिक रूप ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, दोनों ही चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि इडियोग्राफिक क्या होता है, नोमोथेटिक क्या होता है। फाइनली
ईडियोग्राफी को छोड़कर नॉमोथेटिक रूप को ग्रहण कर चुके हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन, ठीक है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ईडियोग्राफी को छोड़कर नॉमोथेटिक अध्ययन को ग्रहण कर चुके हैं, ठीक है। अब है अगली प्रवृत्ति, आपकी जो थर्ड नंबर प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का नाम है गैर पारिस्थितिकीय से पारिस्थितिकीय उन्मुखता। अब ये हिंदी के वर्ड है। पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले गैर पारिस्थितिकीय अध्ययन, गैर पारिस्थितिकीय अध्ययन का क्या मीनिंग है, इसको हम आगे देखते हैं कि इसकी क्या परिभाषा होती है, इसमें क्या बताया गया है। इसमें लोक प्रशासन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक पर्यावरण के संदर्भ में प्रशासनिक संस्थानों का विश्लेषण कम किया जाता है। देखिए ये जो भी वर्ड्स मैंने बताए हैं आपको, सबसे फर्स्ट सामाजिक का क्या मीनिंग हुआ, आर्थिक इकोनॉमिक रूप से, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक पर्यावरण के संदर्भ में प्रशासनिक संस्थाओं का विश्लेषण कम किया जाता है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक संस्थाओं का विश्लेषण कम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अतः इस अध्ययन में प्रशासन का पर्यावरण पर प्रभाव तथा पर्यावरण का प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण बहुत कम किया जाता है। देखिए दोनों इसमें अपोजिट है। पारिस्थितिकी इज द रिलेटेड ऑफ पर्यावरण, इकोसिस्टम इज द रिलेटेड ऑफ टू पर्यावरण। अब इसमें पर्यावरण से रिलेटेड एक बात बताई गई है कि प्रशासन का पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है, प्रशासन का किस तरह से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण का प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण बहुत कम किया जाता है। एक तो प्रशासन का पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है ना, और पर्यावरण का जो प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कम किया जाता है। दोनों ही चीजें इसमें अपोजिट बताई गई है, प्रशासन का पर्यावरण पर प्रभाव और पर्यावरण का प्रभाव प्रशासन पर प्रभाव, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हम आईएएस मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। आईएएस मेंस में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे आईएएस मेंस में पूछा जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना चाहिए, आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, जो क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है, जो आंसर हमसे चाह रहा है, वो पूरा आंसर उसमें आ जाना चाहिए। इस तरह से हमारा लेख होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगला पॉइंट, पारिस्थितिकीय अध्ययन। देखिए पारिस्थितिकीय अध्ययन का क्या मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशन होती है, इसको हम यहां समझते हैं। पारिस्थितिकीय अध्ययन का मतलब ये हो गया, लोक प्रशासन अपने आसपास की सामाजिक प्रकृति, जो आसपास की सामाजिक प्रकृति है, समाज में हम रहते हैं, हम जानते हैं सामाजिक प्रकृति कैसी होती है, और जो सामाजिक मूल्य हैं, राजनीतिक दशाओं, ऐतिहासिक संदर्भों, आर्थिक स्थिति व परंपराओं से न केवल प्रभावित होता है, वरन प्रशासन इन सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारकों को भी प्रभावित करता है। देखिए इसमें यह बताया गया है, जो हमारा प्रशासन है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जो फैक्टर है इनको वो प्रभावित करता है। नंबर फर्स्ट सामाजिक, नंबर सेकंड आर्थिक, नंबर थर्ड राजनीतिक और नंबर फोर सांस्कृतिक। इन कारकों को वो प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? हमारा प्रशासन, ठीक है। इसमें ये बताया गया है पारिस्थितिक अध्ययन में। आगे हम देखते हैं, अतः प्रशासनिक संस्थाओं का अध्ययन बिना परिस्थिति के संदर्भ में नहीं किया जा सकता। देखिए प्रशासनिक संस्थाओं का अध्ययन करने से पहले हमें पारिस्थितिकी संदर्भ का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पारिस्थितिकी संदर्भ क्या होता है, पारिस्थितिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये मैं पहले आपको समझा चुका हूं कि प्रशासनिक संस्थाओं का अध्ययन बिना परिस्थिति के संदर्भ में नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक संस्थाओं का अगर अध्ययन करना है आपको, तो आपको पारिस्थितिक का ज्ञान होना कंपल्सरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययनों में पारिस्थितिकीय संदर्भ को समझने पर विशेष बल दिया है। जो रिक्स है, विद्वान है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, लोक प्रशासन के जो विद्वान है, उन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को, तुलनात्मक लोक प्रशासन का जब स्टडी करते हैं तो उसमें पारिस्थितिकीय संदर्भ को समझने पर विशेष बल दिया है। जो पारिस्थितिकी संदर्भ है उसको समझने पर रिक्स ने विशेष बल दिया है कि पहले पारिस्थितिकी संदर्भ का ज्ञान होना कंपल्सरी है, उसके बाद ही हम कंपैरेटिव लोक प्रशासन का अध्ययन अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का ही एक अलग मीनिंग होता है। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जैसे जो आईएएस में सिलेक्ट हो जाते हैं, उन कैंडिडेटों की जो ट्रेनिंग होती है उसका नाम है लवासना,
LBSNAA, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का मतलब है। और हमारे जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो प्रशासनिक संस्थान है IIPA जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें प्रशासनिक संस्थानों में बहुत से लोग काम करते हैं, सारा प्रशासन से रिलेटेड वहाँ वर्क होता है। तो प्रशासनिक वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। तो इसमें देखिए अगला पॉइंट क्या है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र। अब देखिए तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में क्या बताया गया है, स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या स्कोप है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन, तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन। तुलनात्मक लोक प्रशासन में तुलनात्मक यानी कोई भी दो कंडीशन है उसका कंपैरिजन, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है तुलनात्मक लोक प्रशासन में। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दो भी कोई कंडीशन है उसका कंपेयर करके उसका अध्ययन किया जाता है, कोई भी वो दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, लोक प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए इसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। एक तो लोक प्रशासन की स्टडी सबसे फर्स्ट, और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अध्ययन, लोक प्रशासन की स्टडी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अध्ययन, इसके लिए तुलनात्मक एटीट्यूड को अपनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यतः तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र को 3 स्तरों में बांटा जा सकता है। मतलब तुलनात्मक लोक प्रशासन का जो अध्ययन क्षेत्र है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन किन किन फील्ड में किया जा सकता है, उसको 3 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। उसमें सबसे पहली है आपकी वृहद स्तरीय अध्ययन। अब देखिए वृहद स्तरीय अध्ययन में क्या स्टडी की जाएगी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वृहद स्तरीय अध्ययन में क्या चर्चा हम करेंगे। वृहद स्तरीय अध्ययन का मतलब ये होता है, इसमें किसी भी देश की संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन दूसरे देश की संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था के साथ किया जाता है। यानी दो देशों की तुलनात्मक प्रशासकीय व्यवस्था का अध्ययन इसमें किया जाता है। वृहद स्तरीय अध्ययन में दो देशों की तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए उपरोक्त जो फर्स्ट मैंने बताया था आपको वृहद स्तरीय अध्ययन, उसमें जो अगला पॉइंट क्या है, ये जो अध्ययन है दोनों देशों के, दो देशों के बीच ये अध्ययन किया जाता है, लेकिन दोनों देशों के पर्यावरण के उचित संदर्भ में किया जाता है। दोनों देशों की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, लेकिन दोनों देशों की जो पर्यावरण है उसके संदर्भ में भी अध्ययन किया जाता है, पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था का फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ अध्ययन, अमेरिका की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ अध्ययन किसके संदर्भ में, पर्यावरण के संदर्भ में। वैसे ही भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में, पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। दोनों देशों के बीच तुलनात्मक कंडीशन का विश्लेषण किया जाता है। और ये बात आपको याद रखनी है कि पर्यावरण के संदर्भ में दोनों देशों की प्रशासनिक व्यवस्था का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये अध्ययन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ संदर्भ में किया जाता है। ये जो अध्ययन है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में किया जाता है। ये जो स्टडी है दोनों देशों के बीच, और आगे अगर अपन इसको विस्तृत अध्ययन की बात करें तो सबसे फर्स्ट आर्थिक, सेकंड सामाजिक और थर्ड सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तुलनात्मक लोक प्रशासन का ये विस्तृत व्यापक क्षेत्र है। ये जो फर्स्ट क्षेत्र है वृहद स्तरीय क्षेत्र, ये तुलनात्मक लोक प्रशासन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का व्यापक एवं वृहद क्षेत्र, व्यापक यानी बहुत लंबा फैला हुआ है ना, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत लंबा फैला हुआ है। सेकंड है मध्य स्तरीय अध्ययन। फर्स्ट वृहद स्तरीय अध्ययन पढ़ा था, सेकंड है आपका मध्य स्तरीय अध्ययन। 3 तरह के अध्ययन के बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड है आपका मध्य स्तरीय अध्ययन। अब देखिए मध्य स्तरीय अध्ययन की क्या डेफिनेशन होती है, इसके बारे में क्या बताया गया है। मध्य स्तरीय अध्ययन का मतलब ये होता है प्रशासन के मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत किसी एक महत्वपूर्ण भाग या अंग की तुलना की जाती है। मध्य स्तरीय अध्ययन में क्या बताया जाता है कि प्रशासन के मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत, प्रशासन को ध्यान में रखते हुए मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी एक महत्वपूर्ण भाग या अंग की तुलना की जाती है। किसी भी एक भाग की तुलना की जाती है, किसी भी एक महत्वपूर्ण भाग, जो इंपॉर्टेंट भाग है, कोई भी एक भाग या अंग है, उसका कंपेयर किया जाता है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आपके अगला पॉइंट क्या है,
जो आकार में और क्षेत्र में न तो बहुत वृद्ध हो न ही अत्यंत सूक्ष्म हो। देखिए इसमें हम सेकंड पॉइंट के संदर्भ में बात कर रहे हैं, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में जो आकार में और क्षेत्र में न तो बहुत वृद्ध हो और न ही अत्यंत सूक्ष्म हो, जो पहले मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अगला पॉइंट, इन अध्ययनों में दो देशों के प्रशासन के किसी एक भाग, दो देशों की तुलना की जाती है, दो देशों के प्रशासन के किसी एक भाग या अंग की तुलना की जाती है। देखिए इसमें स्पेशली क्या की जाती है, दो देशों के प्रशासन के किसी एक भाग या अंग की तुलना की जाती है। ठीक है, इसमें ये बात आपको याद रखनी है। जैसे भारत की नौकरशाही, अब ये नौकरशाही वर्ड आया, नौकरशाही का मतलब हो गया कोई भी सरकारी अधिकारी। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल इस तरह का सरकारी अधिकारी या कोई भी सरकारी अधिकारी की तुलना ब्रिटेन की नौकरशाही से करना या यूएसए के स्थानीय प्रशासन की तुलना भारत के स्थानीय प्रशासन से करना। इसमें दो कंडीशन दी गई है, दो देशों की नौकरशाही की तुलना करना या फिर दो देशों के स्थानीय प्रशासन की तुलना करना। ठीक है, ये एग्जांपल मैं आपको बताया है। नेक्स्ट आगे, इसमें प्रशासन के एक बहुत बड़े भाग की तुलना दूसरे देश की उसी स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ की जाती है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, प्रशासन के एक बहुत बड़े भाग की तुलना दूसरे देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस दूसरे देश की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ की जाती है। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर जो आपका अध्ययन है उसका नाम है लघु स्तरीय अध्ययन। फर्स्ट वृहद, सेकंड मध्य, थर्ड है आपका लघु स्तरीय अध्ययन। अब देखिए लघु स्तरीय अध्ययन में क्या बताया गया है, इसको हम पढ़ते हैं आगे। लघु स्तरीय अध्ययन का तात्पर्य है वर्तमान में तुलनात्मक लोक प्रशासन में लघु स्तरीय अध्ययन ज्यादा प्रभावित है। वर्तमान में जो तुलनात्मक लोक प्रशासन है ना उसमें लघु स्तरीय जो अध्ययन है वो ज्यादा प्रभावित है। अब वो प्रभावित कैसे है उसको हम आगे भी देखते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपका अगला पॉइंट कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, इसमें प्रशासन की किसी एक इकाई, एक गंभीर समस्या, एक विशिष्ट समस्या, किसी प्रक्रिया की तुलना दूसरी प्रशासनिक व्यवस्था से के साथ की जाती है। जो उपरोक्त बात मैंने बताई है, इसमें क्या कंडीशन दी जाती है कि प्रशासन की कोई भी एक यूनिट हो सकती है, नंबर फर्स्ट। ठीक है, कोई भी एक गंभीर समस्या हो सकती है, प्रशासन से रिलेटेड कोई भी आपकी गंभीर समस्या हो सकती है, उसका हल किया जाता है। कोई भी एक विशेष समस्या हो सकती है, कोई भी एक स्पेशल प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। ठीक है, और किसी प्रक्रिया की तुलना, कोई भी जो प्रोसेस चल रहा है वर्तमान में उसकी तुलना दूसरी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ की जाती है। ठीक है, इसमें यह बताया गया। नेक्स्ट, अगर इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे भ्रष्टाचार और उच्च सेवाओं में भर्ती हड़ताल etc। देखिए इसको मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। भ्रष्टाचार के ऊपर हमारे आंदोलन चलाया था अन्ना हजारे, अन्ना बाबू किशन अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के ऊपर आंदोलन चलाया। उन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त व्यवस्था को लाने के लिए बहुत आंदोलन उन्होंने किया और हमारे स्टेट में लोकायुक्त की व्यवस्था लागू हुई, केंद्र स्तर पर लोकपाल की व्यवस्था लागू हुई। या उच्च सेवाओं में जैसे आईएएस की भर्ती है, अब वो भर्ती जैसे कंप्लीट हो गई, उसमें भ्रष्टाचार कैसे सामने आता है कि उसमें वो भर्ती कंप्लीट हो गई लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट है उनकी पोस्टिंग हो गई, वो कोई अपना अच्छा जिला जाने के लिए वहां पर वो भ्रष्टाचार की समस्या आई है। मतलब अपने होम कैडर में या होम कैडर में तो पोस्टिंग हो ही नहीं सकती, लेकिन कोई अच्छे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए भ्रष्टाचार की समस्या आई है। तो उससे रिलेटेड आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसे प्रभावित होती है। ठीक है, इन सब बातों से। नेक्स्ट, किसी एक बिंदु को लेकर उसका सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी भी एक बिंदु को लेकर उसमें माइनर स्टडी की जाती है, सूक्ष्म अध्ययन उसमें किया जाता है, माइनर रिसर्च उसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस प्रकार के अध्ययन का क्षेत्र अति लघु होता है। इस प्रकार का जो अध्ययन का क्षेत्र है अति लघु का मतलब होता है थोड़ा कम बृहत होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, तुलनात्मक लोक प्रशासन में कार्य प्रकृति की दृष्टि से तुलना इस प्रकार भी हो सकती है। देखिए तुलनात्मक लोक प्रशासन में कार्य को देखते हुए, कार्य की दृष्टि को देखते हुए उसकी तुलना इस प्रकार भी की जा सकती है। उसको मैं पॉइंटों से आपको बताता हूँ, अलग अलग पॉइंट से। इसमें सबसे पहला पॉइंट है इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे तुलना की जाती है उसको हम देखते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर देखिए, इसमें दो देशों के मध्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इंटरनेशनल स्तर पर क्या किया जाता है, इसमें दो देशों के मध्य तुलनात्मक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जैसे भारत और ब्रिटेन के लोक प्रशासन की तुलना, हर कंट्री का अपना लोक प्रशासन होता है, तो दो देशों की लोक प्रशासन की तुलना इसमें की जाती है।
फॉर एग्जाम्पल भारत और ब्रिटेन के लोक प्रशासन की तुलना, उसके आधार पर भी उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, देखिए आज की जो हमारी क्लास हुई है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सेकंड पार्ट को मैंने बताया है जो शेष बच गया है आईएएस मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। उसमें लोक प्रशासन, कंपैरेटिव लोक प्रशासन के तहत इसकी जो प्रवृत्तियां हैं, 3 प्रवृत्तियां, फिर इसको 3 भागों में बांटा गया, उन 3 भागों के बारे में हमने डिटेल चर्चा की है। फिर अलग अलग देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में हमने स्टडी की है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं का एग्जाम्पल देके मैंने आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, और मुझे लगता है आपने वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखा होगा, अच्छी तरह देखा होगा, अच्छी तरह सुना होगा, उसके बाद में अपने प्रिपरेशन की होगी। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और अगर ये जो टॉपिक है आपका, इससे रिलेटेड मैं आगे आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम आईएएस मेंस में आ सकता है। ठीक है, आज के इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके।